नमस्कार, आवाज़ अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर है ये वीकली मार्केट्स वाला आवाज़ अड्डा, जहां पर हम मार्केट रिलेटेड बातचीत करते हैं। और इस बार जो टेंशन हो चला है बाज़ार में इजराइल और ईरान के आपस में भिड़ जाने से, वो एक बड़ी खबर बन के आया। तो एक बार फिर से बाज़ार वोलेटाइल हो गए हैं। इजराइल ने ईरान पर जो एक्शन लिया है उसने ग्लोबल मार्केट में टेंशन्स बढ़ा दिए हैं। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने का भी खतरा है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर संकट गहरा सकता है। इस वजह से क्रूड भी अब गर्माया हुआ है। ऐसे में क्या ये बाजार के लिए एक नया सिरदर्द बन सकता है? भारत से एफआईआईस की बिकवाली का डेटा क्या कहता है? यूएस से क्या इशारे मिल रहे हैं? एसआईपी के डेटा में हमारे लिए क्या निकल कर आया है? इन सब पर बात करेंगे। और आगे आपके लिए किस तरीके का रह सकता है आने वाला हफ्ता, और आपको किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए, ये सारी बातें आज यहाँ पर होंगी। और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आनंद वाटी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज़ अजीज साहब, जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वीपी गौरांग शाह जी, एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह, और एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब, और सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अनुज, चूंकि दिन में आप और मैं बात कर ही रहे थे, तो आइए मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। ये जो पूरा सिनेरियो बन गया है इजराइल और ईरान वाला, ये कितना बड़ा संकट बाजार के लिए हो सकता है? क्योंकि बाजार में एक चीज़ थमती है, दूसरी आ जाती है। अब देखिए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अब ईरान और इजराइल लड़ लिए हैं। क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट का इस पर? देखिए विपिन जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये एक पासिंग फेज़ है मार्केट के लिए। मार्केट ने इससे ज़्यादा टफ चुनौतियाँ झेली हैं और उनको पास किया है। और इसमें आप एक गलती जो करेंगे वो ये करेंगे कि अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट से डर कर अगर अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारे स्टॉक्स बेच देंगे तो देखिए, इस समय कुछ दिनों तक मुझे लग रहा है कि मार्केट में लंबी पोजीशनिंग के बारे में ना सोचें, पोजिशनल अप्रोच ना रखें मार्केट में, क्योंकि एस्केलेशन होगा या नहीं होगा, ईरान रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, ये लड़ाई 3 दिन चलेगी या 3 हफ्ते चलेगी, हमें नहीं पता। इनमें से कुछ भी बात था। लेकिन एक मेरा एक मानना ये होगा कि आज का जो मार्केट का एक्शन था वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, और मार्केट एक विलिंग है लोअर लेवल पे एक बाइंग दिखने के लिए। एक सिर्फ एक चीज़ है जो यहाँ पर थोड़ा-सा फैक्टर आ सकता ख़राब कर सकती है मार्केट के लिए, वो है क्रूड। अगर कच्चा तेल फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम 75 तक पहुँच गए थे, हमने 60 से 65 का कच्चा तेल देख लिया था। अब उसमें क्या होता है ना, कच्चा तेल हमारा मैक्रो पूरा का पूरा जो है ना वो ख़राब कर सकता है, इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट डाल देता है। अब हम लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में हैं, आरबीआई की सोच बदल सकती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ये पासिंग फेज़ है, कितने टाइम तक रहेगा? अभी क्रूड 75 टू $80 2 दिन ही रहेगा या 2 महीने रहेगा, इसमें भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो ये एक पासिंग फेज़ है। मुझे लगता नहीं कि ये मार्केट के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ऐसी चीज़ भी नहीं है कि इसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, मैं तो सिर्फ बाय करूंगा, ऐसा भी नहीं। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं, लेकिन एकदम इग्नोर कर दें वैसा भी नहीं। फिरोज़, आपकी क्या राय होगी? देखिए, बाजार के लिए कुछ खुशनुमा पल बनते हैं। अभी आरबीआई से रेट कट का तोहफा आया था। हाल ही में आए जो महंगाई के नंबर पहली बार 3 के नीचे, मतलब हाल फिलहाल में जाते हुए दिखे, तो एक बड़ा और रिलीफ आया था। लेकिन वो सारे रिलीफ को अब ये दोनों देशों ने आपस में भिड़ के ऑलमोस्ट अभी फिलहाल तो एक धक्का पहुंचा दिया है। विपिन सर, जैसे अनुज साहब भी कह रहे थे कि ऑफ कोर्स थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। जैसे कितने दिन तक कच्चा तेल वहां तक रहेगा, हाउ 2 दिन रहेगा, 2 महीने रहेगा, दैट विल डिसाइड व्हाट हैपेंस टू फिस्कल डेफिसिट, व्हाट हैपेंस टू इन्फ्लेशन। जो आरबीआई की रेट कट की खुश खबरी है, उससे मेरे हिसाब से एक सॉलिडिटी बनती है। देखिए, 3000 पॉइंट की बॉटम से रैली मिलने के बाद मार्च के 21,700-800 के लेवल से 2 बार हम वो लेवल टेस्ट कर चुके हैं। वापस ट्रम्प साहब ने एक बार टेस्ट करवा दिया। तो 3 महीने में अगर वो बढ़ती है, 3000 पॉइंट आ जाते हैं, ऑलमोस्ट 13%। तो कोई भी खुश खबर, मैं उससे अपसाइड नहीं उम्मीद करता, मैं उसकी सॉलिडिटी, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, इसकी उम्मीद करता हूं। तो जो सीआरआर की घटत हुई है और रेपो रेट की 50 बिप्स की जो कटौती हुई है, उससे एक स्टेबिलिटी आती है। 3000 पॉइंट्स की जो रैली थी, उसकी सॉलिडिटी बनती है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, ऑफ कोर्स अगर आप जीडीपी के आंकड़े देख रहे हैं और टैक्स कलेक्शन के आंकड़े देख रहे हैं, 13.7% की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है। ऑफ कोर्स जीएसटी के नंबर्स काफी पॉपुलर होते हैं, वो भी रिकॉर्ड हाइस पे आ रहे हैं। ये कह रहा है कि जो हमारी जो 6.5% की जीडीपी की अनुमान है, उसको सुपरसीड करने की अच्छी खासी उम्मीद है इन दिस फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कम ही लोग ट्रैक करते हैं, बट वो हमें बहुत प्यारा नंबर लगता है। आमदनी कितनी, खर्चा कितना। खर्चा, एक्सेस खर्चा एज अ परसेंटेज ऑफ आमदनी,
इज ओनली 45%। मतलब अगर मेरी टैक्स रेवेन्यू 100 है तो मेरी 45 रुपए की फिजिकल डेफिसिट है। ये कोविड के बाद 100 पहुंच गई थी। मतलब मैं कमा 100 रुपए रहा था, खर्च 200 कर रहा था, मतलब एक्सेस 100 रुपए खर्च कर रहा था, राइट? सो आमदनी 1 रुपया होती तो मैं खर्चा 2 रुपए कर रहा था। सो आई थिंक दैट इज कम टू 45% ऑफ रेवेन्यूज। तो बहुत सारी खुशखबरियां भी है, बट स्टेबिलिटी है। बट अगर आप ये देखें, देखिए आज की जो लेवल है 27,24,700 800 की लेवल्स जो हैं, ये एफआईआई की 78% शॉर्ट पोजीशन इन इंडेक्स फ्यूचर के बावजूद। अगर 78 लॉन्ग होते ना तो आज आपको 3% 2% नीचे दिखाने की क्षमता थी, मार्केट की रिबाउंस नहीं आती। दूसरा, एफआईआई ने तो आफ्टर कोविड जीरो एंट्री एग्जिट की है और डीआईआई ने 14 लाख करोड़ डाले। ये समेशन करो तो एहसास होता है कि धीरे धीरे करके कितना पैसा डल गया। लास्ट ईयर 6 लाख, फिर उसके पहले 3 लाख, फिर 2-2 लाख के 2 साल, कुल मिला के 14 लाख करोड़, इंक्लूडिंग द लास्ट 2 मंथ्स ऑफ 95,000 करोड़ हैज बीन पम्प्ड इन बाय डीआईआई। एफआईआई की नेट फ्लो पोस्ट कोविड ईयर ऑफ FY21 हैज बीन जीरो। सो डीआईआई की जो कैश मार्केट बाइंग है, एफआई की ऑलरेडी शॉर्ट्स हो चुकी हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर गिरावट पे एक बॉयंसी दिख रही है मार्केट में। I think that's what is important. गिरावट correction will be a purchase opportunity as long as you can withstand 5, 7, 10% falls in the market, which are second nature of the market. चलिए, तो इसमें फिरोज साहब भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक साउंड किए और उन्होंने कई सारे फैक्टर्स गिना दिए, कई सारे नंबर्स गिना दिए कि आपको उन्हें देखना चाहिए जो काफ़ी बेहतर हैं और उसके आधार पर ही फिर बाजार के मूड को जज करना चाहिए। गौरांग साहब, क्या आप भी यही राय रखते हैं, इस राय से इत्तेफाक रखते हैं या कुछ अलग राय रखते हैं? और दूसरी बात, क्योंकि मार्केट पूरा सेंटिमेंट का खेल भी है, नंबर्स आपके अच्छे होते हैं, कई बार चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन सेंटिमेंट बस खराब हो जाए, वो पैनिक आ जाए, तो फिर वो सारी चीज़ें थोड़ी पीछे जाती हैं और वो रिएक्शन बाजार में देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो देखिए, हमारी सोच और विचारधारा ये है कि जितना समय हम दायरेबंद कारोबार करेंगे बाजार में, मैं सूचकांक की बात कर रहा हूँ, सेंसेक्स और निफ्टी की, उतनी ही मजबूत बुनियाद और नींव बनेगी। और उस बुनियाद मजबूत और नींव मजबूत बनने के पश्चात जब हम ऊपर जाने का प्रयास करेंगे आने वाले भविष्य में, तो उस ऊपरी स्तर पर हम टिक पाएंगे, क्योंकि हमारी नींव या बुनियाद जो है वो मजबूत बन चुकी होगी। जहां तक प्रश्न है ये परिस्थिति का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाड़ी देशों में जिस तरीके का संकट है, इस पर आकलन या अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अ, विश्व भर से प्रतिक्रिया तब आएगी जब घटना हो जाती है और उस घटना का कितना असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पर और शेयर बाजार पर, इसका आकलन करके। अब दिक्कत हमारे देश में है कच्चे तेल को लेकर के, करीबन 70-75% से ज्यादा हम आयात करते हैं कच्चे तेल का। और ये जो परिस्थिति है और जो दो देश हैं, इजराइल और ईरान, खास करके ईरान से पहले भी इतिहास में टिप्पणी आई थी कि वो जो कच्चे तेल का आवागमन होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, करीबन 20% के आसपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। वहां पर अगर किसी तरह का प्रतिबंध लग गया तो मेरे ख्याल से और भी उबाल आ सकता है। ये कच्चा तेल इसलिए ऊपर नहीं गया है क्योंकि उत्पादन में कमी आई है और खपत में बढ़ोतरी हुई है। ये एक स्पेक्युलेटिव उछाल आया है, क्योंकि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कच्चे तेल के आवागमन में किसी तरह की पाबंदी लगाई जाएगी या फिर उत्पादन में किसी तरह की। लेकिन ये एक अटकल है, मेरे ख्याल से छोटी मध्यम अवधि में कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात मैं पिछले कुछ समय से जो देख रहा हूं बाजार में, जो अनुज भाई ने भी कही, आज भी आपने देखी, निचले स्तर से खरीदारी आई है और वो देख करके मैं संतुष्ट हूं। और मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए तो सक्षम नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो इसी तरह के बाजार में आपको बाजार मौका मिल देता है लंबी अवधि के लिए अच्छी सक्षम कंपनियों में निवेश करने के लिए। राइट, तो क्या पंकज साहब, जैसे हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं, गौरांग साहब ने भी कहा, यही फिरोज भाई ने भी कहा कि ये आप तो मौके के तौर पे देखिए, सेंटिमेंट हाल फिलहाल बिगड़ रहा है, वो एक अलग बात है। क्रूड एक नो डाउट इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और अभी और ये तो आज पहला दिन था, आगे कैसे मामला जाएगा उस पर निर्भर करता है। लेकिन यही गिरावट या यही जो ब्लिप आया, ये आपके लिए मौका भी बन सकता है।
नमस्कार विपिन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, मार्केट में अगर हम इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट के साथ हम एक जैसे होता है ना, जुड़वा भाई या जुड़वा बहन के नाम होते हैं वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी, और वो किसी भी कारण से आ सकती है। अगर हम पिछले 6 महीने भी देखें तो जिस तरह के कारण बने, बड़ी एफआई की सेलिंग आई आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रन अप इन आवर मार्केट। उसके बाद हमने देखा कि एक स्मॉलर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसके बाद हमने देखा ऑन अ पॉजिटिव नोट जिस तरह से आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई ऑन अनएक्सपेक्टेड लाइंस, काफी सीरियस अच्छा रेट कर दिया, सीआरआर कर दिया, दैट गेव अ शॉर्ट टर्म यूफोरिया टू द मार्केट, चाहे खासतौर से एनबीएफसीज को। और अब हमने देखा कि आउट ऑफ द ब्लू ऑन अ वेरी सॉम्बर नोट एक बहुत मेजर हमारी एविएशन इंडस्ट्री को धक्का लगा, एयर क्रैश हुआ। और फिर जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये जो एक एशिया मिड वेस्टर्न एशिया में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें कुछ आ भी रहा था, कुछ एक दिनों से ऐसा एहसास हो रहा था, ऐसा इट वाज नॉट एब्सोल्युटली आउट ऑफ द ब्लू, एक ऐसा एहसास हो रहा था कि दैट समथिंग इज इन ऑफिंग। बट जिस स्केल पे इजराइल ने अटैक किया, आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक इजराइल ने पहले भी दिखाया कि क्षमता और प्लानिंग में आई थिंक वो बहुत ही आगे हैं वर्ल्ड में। एंड जिस स्केल पे वो अटैक हुआ है, लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ईरान कैन डू। सो आई थिंक ये सारी चीजें मार्केट्स जो देख रहा है। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, व्हाट वी हैव सीन, जो मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस है, व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट फ्यू ईयर्स स्पेशली आफ्टर पोस्ट कोविड, मार्केट्स में काफी मेच्योरिटी आ गई है, वॉलेटिलिटी झेलने की मेच्योरिटी आ गई है, खासतौर से मे बी द यंगर जनरेशन विच हैज एंटर्ड इनटू द मार्केट। ये जो 20 से 35 साल की जनरेशन जो मार्केट में आ गई है, उनमें आई थिंक एक इक्विटी कल्ट ऑन अ पॉजिटिव साइड, ऑन अ रेजिलियंट साइड हम देखने को मिल रहे हैं। हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं। आई थिंक दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस विद आवर क्लाइंट्स, एंड ऑन एवरेज ऑल्सो, ऑन जनरली ऑल्सो हम देख रहे हैं कि आई थिंक पीपल आर रेडी टू टेक मोर एक्सपोजर इन इक्विटी, और वॉलेटिलिटी को भी झेल सकते हैं। सो इन सब चीजों का समीकरण ये है, आई थिंक जिस तरह के ग्रोथ पैटर्न पे हमारे यहाँ देश है, जिस तरह से इक्विटी कल्ट बढ़ता जा रहा है, एंड आई थिंक देयर सीम्स टू बी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट सर। ठीक है, और जिस तरह से एफआईज की सेलिंग जो बीच बीच में आ रही है, उसके साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा विपिन जी, व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 1.5 ईयर्स, काफी डायनेमिज्म आ गई है मार्केट में, डायनेमिज्म इन समथिंग लाइक सेक्टर रोटेशन। अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट्स अब वो स्टैग्नेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स नहीं रहे कि जस्ट इन्वेस्ट इन वन काइंड ऑफ सेक्टर, समथिंग लाइक एफएमसीजी, और उसको 4-5 साल के लिए भूल जाओ। तो एक डायनेमिज्म आ गई है, वन हैज टू बी विद द मार्केट, चाहे वो स्पेशल एनालिस्ट की तरह हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, चाहे वो अपने ब्रोकर के थ्रू हो। सो वन हैज टू बी पार्ट ऑफ द मार्केट। सो इन सब चीजों का समीकरण ये है, आई थिंक ऑन अ ब्रॉडर साइड मार्केट्स में काफी रेजिलियंस है, बिगर अपॉर्चुनिटी शुड बी यूज्ड, आर बीइंग यूज्ड टू बाय इनटू द मार्केट, टू बाय इनटू द गुड प्रोडक्ट्स, स्टे अलाइव विद द मार्केट, स्टे डायनेमिक विद द मार्केट। बट मेरे को लगता है कि ये जो वॉलेटिलिटी आ रही है, आई थिंक लेट्स बी पॉजिटिव, आई थिंक दिस आर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, एंड अल्टीमेटली आई थिंक वी आर इन फॉर गुड टाइम्स। ओके, मैं देख रहा हूँ कि अनुराग जी भी जुड़ गए हैं, और अनुराग सर स्वागत है आपका भी। बात पहली यही, क्योंकि आज का पूरा मुद्दा ये है, जो ईरान और इजराइल के जो लड़ाई हो गई, जो ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन है, और वो क्योंकि बात न्यूक्लियर फैसिलिटी तक चली गई, और बहुत सारी खबरें हैं कि बड़े लीडर्स ईरान में मारे गए और आगे एस्केलेट होगा। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा इम्पैक्ट है वो क्रूड ऑयल से आता हुआ दिख रहा है। तो हम वही बात कर रहे थे अभी तक, जो तीनों मेहमान हैं हमारे, चारों इनफैक्ट, उन्होंने कहा कि ओके इट्स एन इम्पैक्टिंग फैक्टर, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप देख सकते हैं, और उसके आधार पे भी आप बाजार को जज करेंगे, ना कि बस एक चीज के हिसाब से। आप क्या कहेंगे? सो विपिन जी नमस्कार। पहली बात, आप कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आपके साथ में पहली बार शायद बात कर रहा हूँ, जी, और सीनियर मेंबर पैनल मेंबर्स को भी नमस्कार। तो देखिए, सबके व्यूज जायज हैं और फेयर हैं। आई थिंक इस समय विपिन जी, एक तो वॉर के बारे में तो मैं देखिए इतना ही कहूंगा कि वो वॉर जिससे लॉन्ग लास्टिंग पीस स्टैब्लिश हो, तो वो शॉर्ट टर्म वॉर ठीक है, राइट। आई थिंक ये फ्लैश पॉइंट काफी समय से चल रहा था। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स वर्ल्ड को सेफ रखते हैं, लेकिन अगर वो गलत हाथों में हो तो उससे खराब फिर कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो ये हमने देखा, जैसे 1945 में वर्ल्ड वॉर के बाद में फिर लॉन्ग लास्टिंग पीस आई। आई थिंक वर्ल्ड में कुछ एक दो फ्लैश पॉइंट्स हैं जहां पर हमें
रियली वरी करने की जरूरत है। कुछ लोग इसको थोड़ा बड़ा डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट व्यू है लोगों का। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में भी अलग मत हो सकता है, लेकिन गलत हाथों में न्यूक्लियर वेपन सबसे डेंजरस चीज है और इसको प्रिवेंट करना जरूरी है। तो आई थिंक जो भी इसराइल ने किया यूनाइटेड स्टेट्स की बैकिंग के साथ में, आई थिंक आई फुली सपोर्ट इट। इससे लॉन्ग लास्टिंग पीस स्टैब्लिश होगी, बिकॉज इट विल प्रिवेंट वेपन्स गोइंग इनटू द रॉन्ग हैंड्स। देखिए यहाँ पर एक बड़े नोटेबल कॉमेडियन हैं, बिल मार, कई बार बड़े अच्छे सटायर करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम पर। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सटायर किया था आफ्टर October 7 हमास अटैक। ही सेड कि देखिए, डिफरेंस बिटवीन इजराइल हमास ये है कि इजराइल के हमास के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो वो अटैक कर देता विद द न्यूक्लियर वेपन्स। इसराइल के पास हैं लेकिन वो नहीं करेगा। तो वो जिम्मेदारी की जो बात होती है ना, वो जरूरी है इसमें। तो आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट एंड सपोर्ट, एंड आई थिंक ये इसके बाद एक लास्टिंग पीस आएगी इसके बाद फिर। और ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनका फर्म एकदम व्यू है इसमें। वो कोई ना नुकुर नहीं करते हैं और दोनों साइड नहीं खेलते हैं। दे आर वेरी स्ट्रेट, वेरी डिसाइसिव, वेरी क्लियर। इधर आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि देखिए ये मैंने देखा ब्रिटिश पीएम ने कहा कि ये तो कंसर्निंग है ये सब। वो ये सब नहीं करते हैं। दे आर वेरी डिसाइसिव, वेरी क्लियर, एंड आई थिंक वी शुड सपोर्ट देम। तो ये तो विपिन जी वॉर का व्यू हुआ क्विकली, एंड आई थिंक वॉट एवर इज हैपनिंग, आई थिंक वी शुड कम आउट बेटर आउटसाइड ऑफ दिस। बाकी मार्केट्स पे चर्चा कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ और व्यूज भी दे सकता हूँ, बट बहरहाल लार्जर व्यू मेरा ये है कि अगले 20-25 साल तो इंडिया के हैं ही, राइट। सिर्फ उसमें फैसला इंडिया का ये होता है कि कितनी ग्रोथ आती है। बट देयर इज नो डाउट इतने स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक्स पे अगर हम बैठे हैं 20-25 साल में, तो सिर्फ यही सवाल होता है कि जी 7% पे ग्रो करेंगे कि 8 कर पाएंगे कि 8.5-9 पहुंचा पाए। दैट्स द ओनली क्वेश्चन विपिन जी। बट अदरवाइज मार्केट्स विल फॉलो अर्निंग्स। गुरांग जी ने बात कही, फाउंडेशन इज अर्निंग्स, फाउंडेशन इज सेंटिमेंट्स। अर्निंग्स अभी देखिए, अभी तो पिछले 24-25 FY 24 में तो करीब 2% की फ्लैट ग्रोथ रही, लेकिन उसके आगे 12% की उम्मीद है। तो बस विद दिस कैविएट दैट ये जो 20% का रिटर्न निफ्टी में बना 5 साल में कैगर ऑन एन एवरेज, ये एक्सेप्शनल फेज होता है, ये हर बार नहीं आता है। तो दिस विल गेट एवरेज्ड आउट, राइट। और वही हमारा मैसेज इन्वेस्टर्स को हमेशा रहा है कि मार्केट के रिटर्न तकरीबन 12% रहेंगे, बाकी एवरेज आउट होगा। सो डोंट एक्सट्रापोलेट 20 से 30% वाले रिटर्न, एंड आई थिंक जस्ट कीप योर सेंटिमेंट्स लिटिल कंटेन्ड एंड बिलीव इन द स्टोरी इज देयर इज नो डाउट अबाउट इट विपिन जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बिलीव इन द लॉन्ग टर्म स्टोरी, और वो है। इस पे आएंगे और चर्चा करेंगे कि वो बिलीफ या वो बिलीव कहाँ तक जाता है, और क्या हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी वो चीज़ पसंद आती है, नहीं तो हट क्यों रहे। लेकिन एक अभी चूंकि वॉर वाली बात चल रही है और आज का मुद्दा टॉपिक वही है, अनुज जी एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा कि आप हेडलाइंस जो मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनली भी, तो ईरान ने कहा है कि वी आर नाउ एट वॉर, और इजराइल ने भी कहा है कि ये तो पहला राउंड था। तो अगर ये चीज़ और खिंचती है, लंबी खिंचती है, और एक डर ये कि क्या ये दोनों देश ही लड़ेंगे या इसमें कुछ और भी आगे चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, दूसरे सहयोगी आपस में गठजोड़ करके इसमें आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा अटैक है नो डाउट इजराइल की तरफ से, और ईरान ने अभी भले ही कुछ किया ना किया हो, रिटेलिएट शायद बड़े पैमाने पर हो, और ये लंबा खिंचा तो फिर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। देखिए, अगर लंबा खिंच गया और अगर क्रूड उसकी वजह से 80-85 को क्रॉस कर गया। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर भी जब शुरू हुई थी किसी ने नहीं सोचा था कि वो आज तक चल रही है, लेकिन अब हम उसको इन स्ट्राइड ले रहे हैं ना। इसराइल हमास भी आज तक चल ही रहा है, लेकिन वो उसको हम अपने स्ट्राइड में ले रहे हैं। पुरानी कॉन्फ्लिक्ट्स में और इस कॉन्फ्लिक्ट में एक असर, इस तरफ फ़र्क ये है कि जब हम ईरान की बात करते हैं तब हम सीधा क्रूड से या कच्चे तेल से रिलेटेड चीज़ों पर आ जाते हैं। और ये जो सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट किया है, आपको याद होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो ब्रदरली रिलेशनशिप्स हैं उनके, तो इस वजह से वो भी एक क्रूड का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। तो आई थिंक यहाँ पर इम्पैक्ट यही है, जो बिल्कुल जो आपने बात सही कही। अगर ये लंबा खिंच गया, फॉर एग्जाम्पल 2-3 महीने खिंच गया, और अगर इसका वाकई में क्रूड पे इम्पैक्ट आया, और अगर आज सुबह हम अरविंद सैंगर से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे अगर क्रूड $100-120 पहुंच गया तो ऑल बेट्स आर ऑफ। इन दैट केस कौन कह सकता है कि मार्केट कहाँ पर होगा। लंबा खिंच गया तो दिक्कत बढ़ेगी क्लियरली। जी, तो लंबा खिंचा तो कंसर्न होंगे। फिरोज जी,
देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे किस लेवल पे जाता है। सिर्फ ये दो लड़ेंगे या इसमें और भी लोग साथ में जुड़ जाएंगे, किस हद तक और कितना लंबा होगा। और जैसा अनुज जी कह रहे हैं कि बस इसका महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्रूड यहाँ एक बड़ा फैक्टर है और वो मार्केट को बड़ा तेज़ी से इम्पैक्ट करता है। अभी अनुराग जी बात कर रहे थे एफआईआईज की। इस पूरे सिनारियो में एफआईआईज का वैसे भी थोड़ा आंख में चौली टाइप चल रहा है इस समय। आगे चर्चा में और जाएंगे कि क्या उसके पीछे के कारण है और कब उनकी तरफ से एक स्टडी हमको फ्लो मिलेगा या उसकी ज़रूरत हमें है भी कि नहीं। लेकिन इस सिचुएशन को वो कैसे असेस कर रहे होंगे और उस पैसे का कितना पोर्शन हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत हद तक उस पर भी बिहेव करता है। यस विपिन जी, डेफिनेटली एफआईआईस के पे निर्भर जरूर करता है। जैसे अनुराग साहब की आपने बात की कि उनके जो आंकड़े देखे, बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि उन्होंने कहा कि 2% की अर्निंग्स आई है। निफ्टी की अर्निंग्स आई है 8.7, मिड कैप 150 की आई है 26%, स्मॉल कैप 250 आई है 6.7। ये 2% की अर्निंग नंबर, पता नहीं कौन से नंबर की बात कर रहे थे अनुराग साहब, कौन से नंबर अनुराग साहब से सुनना चाहूंगा मैं। I would like to take my attention to that index because NSE 500 is a constituent of 3 and Nifty is at 8.7. 1096 is the earnings of Nifty. कुछ अनुराग आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे? हाँ जी। नहीं, वो टोटल FY24 की बात कर रहा हूँ जो एंड हुआ ना पूरा द एंटायर ईयर। FY24 निफ्टी 500। Nifty NSE 500, NSE 500 की भी तो ग्रोथ 9.3 रही है सर। अच्छा NSE ठीक है 500 की FY25 की बात कर रहा हूँ बिकॉज FY26 में आ गए। सो ये 2% 2.5% का, मैंने FIS से 2-3 FIS को भी ऐसा लगा कि हमारी अर्निंग्स नहीं आई हैं, बट 1096 इज द निफ्टीज अर्निंग्स। सो आई थिंक ऑलमोस्ट डबल डिजिट पे पहुंच गए इन अ बैड ईयर। रहा सवाल 15% की कैगर का जो अनुराग साहब ने रेफर किया, एक्चुअली अगर आप 11 साल की कैगर देखें निफ्टी की 11.84 है। मोदी जी जब आए थे पावर में, अभी 11 इयर्स का एनिवर्सरी हुआ, 11.84% इज द total CAGR return of Nifty, which is equal to the nominal GDP by 50 bips of dispersion. So I personally think जो ये नैरेटिव बन रहा था स्पेशली एफआईआईज में कि भाई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन आ गई है, बहुत ज्यादा रैली मिल गई। ऑफ कोर्स कोविड का अगर आप साल पकड़ेंगे वहां से तो डेफिनेटली आफ्टर द गिरावट आपको 15% की IRR मिलेगी। हमने एफआईआईज को 3 कैटेगरी में बांटा है विपिन जी। तीनों का बर्ताव बहुत अलग है। एक वो होता है एफआईआई जो इंडेक्स फंड दूसरों के पैसे पे चलाता है, दूसरा अपने प्रॉप को इंडेक्स फंड में लगाता है, और मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, और तीसरा होता है हेज फंड और सिचुएशनल ट्रेडर। ये तीनों का नाम एफआईआई है, बट उनका बर्ताव इतना अलग है और इस पे एक स्टडी की है। जो ये हेज फंड मैनेजर्स होते हैं जो जो ट्रेड करते हैं, कोई अर्निंग्स पे एक स्टॉक को खरीदते हैं फिर अर्निंग्स के बाद बेचते हैं, या पेयर ट्रेड्स करते हैं, जो भी करते हैं वो एक्चुअली बहुत बहुत ऑलमोस्ट 15-20 महीनों से बेच ही रहे थे, और उन्होंने अपना माल ऑलमोस्ट 90% खाली कर चुके हैं। अगर आप लिस्टेड कंपनीज की अगर आप ओनरशिप देख रहे होंगे जहां पे 1% से ज्यादा BSE की वेबसाइट पे आता है, वो सब खाली हो चुका है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यूएस की बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगाते हैं, जैसे हार्वर्ड, उनकी जैसे ही फंडिंग बंद हुई उनके पैसे इंडिया से निकलने लग गए। वो सेकंड कैटेगरी थी। तीसरा, ये जो वैनगार्ड्स हो गए, ये जो FTSE और MSCI के स्मॉल कैप इंडेक्स और लार्ज कैप इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उन्होंने पैसा ऐड किया है। उनके फैक्ट शीट्स में जाके हमने चेक किया है, दे हैव एडेड इंडिया। सो ऑल दीज 3 आर FIIs बट दे बिहेव डिफरेंटली। और अच्छी बात यह है कि जो फ्रॉथी FII थे वो छोड़ चुके और उनकी 90% सेल ऑफ NSE 500 स्टॉक्स हो चुकी है। ये मेरा अनुमान है। आई कुड विद अ टॉलरेंस ऑफ 10% ऑन द लोअर साइड। सो 80% तो वो बेच चुके हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं FII कितनी भी बुलिश बेरिश ओपिनियन दे रहा है, बट मार्केट नीचे नहीं जा रही, क्योंकि वो बेरिश ओपिनियन ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी है, और जो बेरिश दे रहा है वो बेच चुका है। दूसरा जो इंडेक्स फंड मैनेजर है उसकी कोई ओपिनियन नहीं चलती। वो 462 स्टॉक MSCI के स्मॉल कैप इंडिया इंडेक्स में 462 स्टॉक है, उसको खरीदना ही खरीदना है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ओपिनियनेटेड FIIs have already expressed their bearish position by action. तो गौरांग साहब, अब हमारे मार्केट को क्या मैं मानूं, मतलब जैसा जो फिरोज साहब ने एक्सप्लेन किया कि जो फ्रॉथ है वो हट चुका है, तो अब एक बैलेंस अप्रोच, एफआईआई जितना खरीदेंगे, लेकिन DIIs का एक्शन आएगा, म्यूचुअल फंड्स का एक्शन आएगा, रिटेल इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट करेगा और बाजार बहुत डायनामिकली चलेगा। देखिए, डायनामिकली चलने के लिए मेरे ख्याल से परिस्थितियों का सुधरना भी अनिवार्य है विपिन जी। और ये जो अभी चर्चा हो रही थी विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली को लेकर के, तो अगर मेरे आंकड़े सही हैं, अगर नहीं है तो
महानुभाव ठीक कर सकते हैं मेरे आंकड़ों को। पिछले साल पहले अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 2024 में करीबन 1,60,000 वोटर तरफ से, इस साल 1 जनवरी से मेरे ख्याल से मई के आसपास करीबन 2 लाख करोड़ की बिकवाली की, यानी कि कुल मिलाकर के अनुमानित 3,60,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। इतनी बिकवाली करने के बावजूद हमारे बाजार में सूचकांक में बात कर रहा हूं, सेंसेक्स निफ्टी की, करेक्शन कितना आया? मेरे ख्याल से 16 या 18% के प्रतिशत के आसपास, और फिर वहां से हम ऊपर की तरफ उभरे। और ये केवल मात्र इसलिए हुआ कि मेरे ख्याल से अभी बात हो रही थी मैच्योरिटी की, तो जो मैच्योरिटी जो छोटे निवेशकों में आई है वो हमने जमीनी स्तर पर देखी भी है, उसका अनुभव भी किया है, क्योंकि हम निरंतर लगातार निवेशकों को जागरूक करने का अभियान चलाते हैं। सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत भ्रमण करते हैं और लोगों से जाकर के मिलते हैं, खास करके छोटे मझोले शहरों में। तो वहां से ये अनुभव हमको मिला है। तो कहने का तात्पर्य है कि एफआईज अपनी सूझबूझ, समझदारी और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उनको जब आना होगा आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मैच्योरिटी आई है और आने वाले समय में जिस तरीके से नए निवेशक और भी जुड़ेंगे, तो ये मेरे ख्याल से जो एक वित्तीय मजबूती का सहायता जो होगा हमारे स्थानीय संस्थागत निवेशकों, वो एक बहुत बड़ी परिवर्तन वाली बात होगी। अब जहां तक रहा बाजार चलेगा, मेरे ख्याल से मेरा ये अनुमान है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, जुलाई के आसपास, 15 जुलाई के आसपास मेरे ख्याल से बहुत सारे स्पष्टीकरण जो अभी नहीं है वो आ जाएंगे, और उसके और मौसम को लेकर की बारिश, मेघराज का भी मेरे ख्याल से आगमन अच्छा हुआ है, और अगर वो भी फैल जाता है चौतरफा भारतवर्ष में, तो वो भी सहायता करेगा कृषि पैदावार में। तो मेरा आकलन ये कहता है कि जुलाई के पश्चात शायद थोड़ा बहुत स्थिरता आएगी बाजार में विपिन भाई, ऐसा नहीं कि हम एकदम ऊपर की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल। पंकज जैन साहब, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर युद्ध है जो हमारे हाथ में भी नहीं है। अब वो ईरान इजराइल लड़े हैं, उसमें और 4 देश मिल जाएं, कुछ हम नहीं कर पाएंगे, क्रूड को जहां जाना होगा जाएगा। लेकिन अगर हम उसको छोड़ें और थोड़ा अपनी तरफ देखें, जो हमारे जीडीपी का अनुमान या फिर महंगाई पे एक कंट्रोल, हालांकि क्रूड का मामला बिगड़ेगा तो महंगाई पे इम्पैक्ट आएगा। आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं और जो उनके इंस्टेंस हैं, और उन्होंने जो कोशिश की है एक पुश देने के लिए ग्रोथ को, मॉनसून भी उसमें एक फैक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हो जाएंगे और बहुत सारे ग्रोथ इंडिकेटर्स, ये सब मिला के हाल फिलहाल में क्या कहानी कह रहे हैं? ठीक है, इंटरनेशनली जो होगा उसका इम्पैक्ट आता रहेगा, लेकिन चूंकि वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो हमारे हाथ में है वहां से हम बाजार के लिए किस तरह के सिग्नल्स देख सकते हैं? देखो विपिन जी, एक तो चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए रादर, लेट्स नॉट बी इमोशनल विद द मार्केट्स। हमारे को रियलिटी के साथ, फंडामेंटल्स के साथ, टेक्निकल्स के साथ, उसके तीनों चारों चीजों के समीकरण के साथ हमारे को मोमेंटम को देखना है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें, फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ 22,000 निफ्टी, हम करीब 25,000 निफ्टी के आसपास कुछ दिन पहले तक आ गए थे। वहां से हमने थोड़ी करेक्शन देखी है, और हमने जिस तरह से देखा भी, जैसे हाल ही में जिस तरह से आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट किया, ऑलमोस्ट फ्रंट लोडेड रेट कट है, और आरबीआई ने कहा कि अगले कुछ महीने, रादर वर्ष 2025, कैलेंडर वर्ष 2025 में और कुछ एक्सपेक्ट करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में, खासतौर यूएस मार्केट में किस तरह के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड चल रहे हैं। उससे ज्यादा अगर कुछ और छेड़छाड़ करेंगे, आई थिंक करेंसी पे इफेक्ट आ सकता है। तो बहुत सारे समीकरण है। उसके अलावा आई थिंक व्हाट पॉजिटिविटी गेव, आई थिंक जो आरबीआई को एक देने का जो एक फायदा मिल गया उनको, आई थिंक इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है। जीडीपी डाटा आई थिंक जो हमारे को रिसेंट टाइम में आया, काफी डिसेंट, काफी एंकरेजिंग जीडीपी डाटा आया। जीएसटी नंबर्स काफी एंकरेजिंग है, बट आई थिंक ग्रोथ पैटर्न्स इतने एंकरेजिंग नहीं थे। वो आरबीआई को भी रियलाइज आ रहा था, एंड दैट वाज द रीजन, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट है, फ्रंट लोड किया गया। एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस कि मॉनसून आने वाले वक्त में, जो अभी तक के प्रोजेक्शंस हैं कि काफी एक डिसेंट सा अच्छा मॉनसून आने की ऐसी संभावना है, और फेस्टिवल सीजन अगले 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। सो आई थिंक ऑल इन ऑल, फॉरगेटिंग अबाउट से व्हाट इज हैपनिंग ऑन द वॉर फ्रंट इन इजराइल ईरान और इन रशिया यूक्रेन, उसके अलावा भी हम देखें तो आई थिंक 25,000 निफ्टी के आसपास काफी ऑप्टिमली प्राइस थी। और एफआईज भी, या डोमेस्टिक इंश्योरेंस या एफआईज या रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे को अब नहीं भूलना चाहिए व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 3, 4, 5 years
कि इनका समीकरण भी काफी लार्ज नंबर्स हो गए हैं। एफआईज भी, जैसा अभी हमारे कलीग भी समझा रहे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ एफआईज वर्किंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ मैंडेट्स, एंड सेम इज द केस विद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, सेम इज द केस विद रिटेल एंड एचएनआई हमारे को देखने। सो आई थिंक एंड दिस ऑगर्स वेरी वेल फॉर our markets on a longer term footing. It seems कि मार्केट में जितने ज्यादा अच्छे बड़े प्लेयर्स होंगे, आई थिंक मार्केट उतनी मैच्योर है, मार्केट में उतनी डेप्थ है, मार्केट में उतनी लिक्विडिटी है। सो आई थिंक मेरे को लगता है कि जो लेवल्स करंटली हो गए हैं, जिस तरह का एक करंट डोमेस्टिक इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि मार्केट में स्पेंड सम अमाउंट ऑफ टाइम अराउंड करंट काइंड ऑफ लेवल्स प्लस माइनस 300-400-500 पॉइंट्स काइंड ऑफ थिंग, और इन लेवल्स के आसपास आई थिंक इट्स गुड मार्केट स्पेंड सम टाइम एंड देन मे बी मार्केट कुड मूव फॉरवर्ड ऑन बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स कंपनी थ्रो। क्योंकि हमारे जो अभी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक उनमें एनकरेजमेंट थी, बट दे वर नॉट गंगो काइंड ऑफ रिजल्ट्स। अगर हम 1 से 10 में सॉर्ट ऑफ नंबर का आंकड़ा देना चाहें, तो आई थिंक समवेयर क्लोज टू 5.5-6 आई थिंक ऑन अ पॉजिटिव नोट, बट नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट द रिजल्ट्स। सो लेट्स सी कि Q1, Q2 के रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं, एंड देन आई थिंक मार्केट्स में टेक द नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। बट ओवरऑल, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मार्केट में रेजिलेंस है, मार्केट में लिक्विडिटी है, मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम है। सो आई थिंक वो कैसे कैसे बिल्डअप होता है, बट टू एक्सपेक्ट कि मार्केट एक रनअवे फेज में रहेगा, कि हम जिस स्पीड से 22-23 हज़ार से 25 हज़ार आए हैं, इसी स्पीड से हम मे बी नया निफ्टी का हाई बनाएंगे, जो कि एक टॉक होने वाली थी पिछले दिनों, एक चल रहा था बात, दैट मे नॉट बी ऑल दैट इजी। आई थिंक उसमें एक स्पीड ब्रेक बम्पर्स आते रहेंगे, तो उसके कारण कुछ भी बन पाएंगे, बट आई थिंक एंड उसके अलावा आई थिंक व्हाट वी हैव सीन, जैसा मैं कह रहा था, सेक्टर चर्निंग, सेक्टर रोटेशन हो रही है। देयर आर सम सेक्टर्स जो कि पिछले 1.5-2 साल से काफी कंसिस्टेंट है, एंड देयर आर सम सेक्टर्स जिसमें काफी चर्निंग हो रही है। समथिंग टू डू विद डिफेंस। आई थिंक आज से 3-4 महीने पहले डिफेंस वाज डाउन इन डम्प्स, और ये माना जा रहा था कि जिस तरह के पीक लेवल्स आज से 7-8 महीने पहले बन गए थे, इट में टेक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम फॉर डिफेंस स्टॉक्स और डिफेंस म्यूचुअल फंड्स टू कम टू दोज काइंड ऑफ लेवल्स। बट एक ऐसा इवेंट हुआ, आई थिंक, एंड व्हाट हैज हैपेंड इन इंटरनेशनल काइंड ऑफ सिनेरियो, सडनली डिफेंस स्टॉक्स आर फ्लेवर ऑफ द वर्ल्ड, फ्लेवर ऑफ इंडिया। सो आई थिंक ये समीकरण चलते रहेंगे, वॉलिटिलिटी चलती रहेंगी, वन विल हैव टू लिव विद इट, वन विल हैव टू स्टे विद इट, वन विल हैव टू रन विद इट। बट उसके अलावा मेरे को लगता है कि मार्केट जो एक 25,000 निफ्टी के आसपास का लेवल है, यहां पर शायद थोड़ा समय बिताए। ओके, तो क्योंकि अनसर्टेनिटी, थोड़ी वॉलेटिलिटी और सारे ये फैक्टर्स एक साथ इकट्ठे हैं, आप कह रहे हैं 25,000 के आसपास थोड़ा वक्त बीतेगा। जैसे 20 से 25 होता हुआ दिखाई दिया है, वो एकदम 25 से 27 या 30 ना दिखे, तब डेफिनेटली सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें बहुत मुड़ जाएंगी। अनुराग साहब, तो फिर अभी जो पूरा सिनेरियो है, जिस तरह की चीज़ें हैं, कौन से सेक्टर्स, एक डिफेंस की थीम सबको समझ में आती है, हमारा जो रोज हम एक शो करते हैं उसमें ज़्यादातर लोग अब यही सवाल पूछने लग गए हैं, या वो बहुत सारा कुछ डिफेंस में खरीद भी रहे हैं, फिर आगे पीछे उनको जो समझ में आता है वो हमसे सवाल पूछते हैं। तो डिफेंस एक थीम हो गई, उस पर भी आगे बताइए कि ये थीम का कितना लंबा, क्या ये लगातार बनी रहेगी, क्योंकि एक थोड़ी डिफरेंट टाइप की थीम है, और बाकी की क्या थीम्स हैं जो मार्केट में प्रिवेल करेंगी? तो विपिन जी, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग से पिछले 4 साल की गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो केपेक्स बढ़ा आपका करीब 3 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ का भी है नंबर, इससे कुछ अर्निंग विजिबिलिटी इन कंपनीज की इंप्रूव हुई है, लेकिन इवेंचुअली people like me and most of the FIIs are basically non-believers. इसको हम बोलेंगे, हम we are non-believers in these domestic PSU defense themes और railways और infra themes in India broadly, maybe some कुछ pockets हो सकते हैं। वो इसलिए है because विपिन जी, ये कंपनीज को जनरली, फॉर एग्जांपल, जो डिफेंस कंपनीज को मल्टीपल्स मिलने चाहिए जो यूरोप में मिलते हैं या यूएस में मिलते हैं, वो इंडिया एक अलग ही स्ट्रेटोस्फीयर में चल रहा है उसमें, राइट? तो वो एक किसी वैल्यूएशन पैरामीटर में पहली बात फिट नहीं होते। इसीलिए इट इज नो सरप्राइज दैट पीपल लाइक FIs हैव एंटायरली मिस दिस रैली, एंड इट इज फाइन समटाइम्स अगर आप कोई रैली मिस कर देते हैं, अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो नहीं आती है। सेकेंड, उसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स भी होते हैं। आई थिंक सूनर लेटर इंडियन इन्वेस्टर्स भी रियलाइज करेंगे कि ऑर्डर बुक प्रॉफिट्स नहीं होते, अर्निंग्स नहीं होती, और इन कंपनीज ने अगर ग्रेटनेस बनानी होती तो ग्रेटनेस, ये तो कंपनीज करीब 60-70 साल पुरानी है,
इन्होंने ग्रेटनेस अचीव करनी होती तो बहुत पहले हो गई होती। ये कम देखिए, आपको डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव दैट बाय द लेटेस्ट वेपन्स दैट यू हैव, सिर्फ डोमेस्टिक बना करके अगर वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है तो फायदा नहीं है। और उस समय इंडिया में अभी इसको उसमें थोड़ा सफर तय करना है, राइट। तो ये एक मेरा थोड़ा सा मतभेद हो गया इसमें कि आई डोंट बिलीव इन दिस, एंड दैट इज व्हाई एफआईज मोस्टली ट्रस्ट कंज्यूमर सेक्टर्स इन इंडिया, एंड दैट इज वेयर दे इन्वेस्ट। विपिन जी, इसके इसके साथ अगर मैं इसी बात पर ऐड करना चाहूँ, बिकॉज आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू से ऑन एफआई सेलिंग एंड जनरल जी, जी। मोमेंटम प्ले इन इंडिया। देखिए, हम डिबेट इधर साइड कर सकते हैं, लेकिन एफआईज आर स्पीकिंग विद देयर मनी, राइट, एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं बातें जो भी कर लूं, मेरा पैसा कहाँ लगा है वो जरूरी है। देखिए, एफआईज एक तो इस समय इंडियन मार्केट में मैटर नहीं करते उतना ज्यादा, राइट। एक जमाना था जब वो 22-23% होल्ड करते थे और फ्री फ्लोट का आधा उनके पास था तकरीबन, क्योंकि आधा फ्री फ्लोट प्रमोटर्स, एक्चुअली 60% प्रमोटर्स के पास था, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, राइट। आज की तारीख में प्रमोटर्स और गवर्नमेंट मिला के 50% है, एफआई करीब 15% है, और बाकी सारा जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिटेल के पास में है। रिटेल प्लस एचएनआई, बिकॉज म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ईपीएफओ तमाम मिला के ये बेसिकली रिटेल मनी ही है। तो आज सिर्फ बेचने वाला जो है, वो जो एक्सटर्नल व्यू लाता है, वो सिर्फ 15% ऑफ इंडियन मार्केट है। 85% ऑफ इंडियन मार्केट इज ड्रिवन बाई व्हाट इंडियन इन्वेस्टर्स थिंक अबाउट इंडिया, विच इज गुड, इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी समझने होंगे कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स आर कैपिटल कंटेन्ड, विच मीन्स इंडिया की कैपिटल बाहर नहीं जा सकती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको इंडिया में ही करना है। तो इट इज समथिंग लाइक अ बॉम्बे रियल एस्टेट। आपको अगर मकान खरीदना है तो देखिए प्राइस वही है, वो वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वही रेट है जी, आपको लेना लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, बट यही प्राइस है, राइट। तो एक तो जो कैपिटल कांस्टेंट जब हम कंपेयर करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की मार्केट कैप तो करीब 2.5 ट्रिलियन है, इंडिया की 5 ट्रिलियन है, क्यों है? वो इसीलिए है बिकॉज यूके से आप अगर बैठे हैं तो आप फ्रीली मनी दुनिया में कहीं भी लगा सकते हैं, इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। तो उससे एक आपकी मार्केट वैल्यूएशन में फर्क आता है, राइट। पहला ये नजरिया है जो एक एज एन एफ आई कैन टेल यू, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो खरीद रहे हैं उसमें वैल्यू नहीं है, लेकिन यू आर प्लेइंग दैट यही चलेगा गेम, क्योंकि आगे भी यही होने वाला है और somebody else will buy आपसे हायर रेट में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स को छोड़ दें। दूसरी बात देखिए, एक मूवी आई थी दृश्यम, हम्म, उसका एक बड़ा अच्छा मुझे डायलॉग पसंद आया था। वो ये था कि सवाल ये नहीं है कि आपकी आंखों के सामने क्या है, सवाल ये है कि आप देख क्या रहे हैं। तो ये नंबर आपकी एफआई होल्डिंग को, हर कोई कह देता है एफआई होल्डिंग कम हो रही है, प्रमोटर होल्डिंग 48% से 40% हो गई है विपिन जी, करीब 3-4 साल से, राइट। प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं? अगर स्टोरी इतनी अच्छी है तो उनको नहीं बेचना चाहिए, राइट। सेकेंड इज, ये जो आपका नंबर पिछले, अगर हम 2012-13 में जब से एफआई नंबर पीक किया, करीब 22-23% से नीचे आया, जब इंटरेस्ट रेट्स जीरो पर थे यूएस में, तब उन्होंने पैसा निकाला है। तो अब तो 10 ईयर यील्ड करीब 4.5% पर है यूएस में, उसमें 3% का करेंसी डिप्रिसिएशन लगा दीजिए। अगर 8% किसी को फिक्स रिटर्न मिल रहा है तो फिर वो रिस्क लेने क्यों जाएगा? तो वो भी एक हेडविंड आता है। तो आई थिंक देर आर दीज आर 2-3 मल्टीपल हेडविंड्स, राइट। एक वैल्यूएशन इंडिया में अच्छे हैं, स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन वो प्राइस्ड इन है, तो अब उसमें बार्गेन्स नहीं बचे हैं। एंड थर्ड इज, देखिए मनी वहां बनता है विपिन जी जहां पे क्राउड नहीं होता है। एक चीज अगर क्राउड आउट हो गई तो फिर वो आई वुड से वो एलआईसी बन जाता है। एलआईसी में तमाम जनरेशन ने पैसे लगाए सोचते हुए कि अब पता नहीं क्या बन जाएंगे हम, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ उसमें। तो इन सर्टेन सेंस मे बी इट्स अ बिट ऑफ अ कॉन्ट्रेरियन व्यू, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसआईपी वो एलआईसी बनता जा रहा है धीरे धीरे, वेयर इन्वेस्टर्स आर पुटिंग एनी नंबर एंड सेइंग कि ये जो 15% इधर और मिड कैप में 20% और उधर 25%। देखिए, ये बैटल बातों से नहीं जीती जाएगी, डेटा तो है ही सामने। अगर चीज महंगी है तो महंगी है, वी शुड कॉल इट दैट, जी, जी। एंड जस्ट सेट द एक्सपेक्टेशन, राइट, कि मार्केट में 10 से 10% भी रिटर्न आ जाए, एक सेंस में मैं ये कहूंगा लॉन्ग टर्म में, तो काफी है। बिकॉज अब तो यूएस की कंपनीज रिवर्स लिस्टिंग करके इंडिया में लिस्ट कर रही हैं, विच इज गुड न्यूज, सम पीपल माइट थिंक, बट इन्वेस्टर्स के लिए वो गुड न्यूज नहीं है विपिन जी। एंड आई थिंक एवरीबडी हु इज इन्वेस्टर रियली अंडरस्टैंड्स दिस। तो ये मेरा लिमिटेड टेक है, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है, बट इसमें बातें कुछ काम की है, 5 साल बाद भी सुनेंगे तो लगेगी काम की कि हाँ कुछ
जी। कुछ बातें तो ठीक हैं इसमें से। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, हमारे लिए भी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से आएंगे तो हम बात करेंगे कि अब इस पूरे सिनेरियो में जो थोड़ी बहुत बात हमने अनुराग जी से भी कर ली, थोड़ा पंकज जी ने भी इसमें एक व्यू दिया, लेकिन थोड़ा और स्पेसिफिक व्यू लेंगे कि एक निवेशक क्या करे, वो कैसे सिचुएशन को जज करे। फाइनली ये सारी बातचीत हम इसीलिए कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आप चुनेंगे तो किस आधार पे चुनेंगे, क्या देखेंगे उसके अंदर, उसमें भी 50 तरह के स्टॉक्स होते हैं, तो वो अप्रोच धीरे धीरे जो माइक्रो इन करनी है उसको कैसे लेकर आएंगे ताकि आपको आपका निवेश सुरक्षित रहे और सेकेंडली आपके पैसे भी बने, ये एक होगा। ब्रेक से पहले एक सवाल, चूंकि पूरा बातचीत वॉर के अराउंड थी तो आ गया मेरे मन में, तो अनुसार मैं आपसे पूछ लेता हूँ। वो ये कि पहले भी काफ़ी वॉर्स हुए हैं और अभी हाल फिलहाल में तो एक छोटा फेस ऑफ इंडिया पाकिस्तान में हो गया, उससे पहले करगिल हुआ या दुनिया में और दूसरी लड़ाइयाँ हुई। क्या हिस्ट्री कहती है मार्केट के लिए वॉर्स के समय कैसा बिहेव करता है? बिल्कुल, देखिए मैं जब से होश संभाला है मैंने 4-5 वॉर्स देखी हैं, और देखी हैं मतलब क्या पढ़ी हैं, जो हमारे टाइम पे हुई हैं। सबसे पुरानी मेमोरी तो ऑब्वियसली गल्फ वॉर की है, जो अर्ली 90s में हुई थी। उस समय हम स्कूल में थे, लेकिन आप उस समय का ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, मार्केट में शानदार तेज़ी हुई थी। खैर उस समय फैक्टर दूसरे थे। उसके बाद करगिल वॉर हुई थी। करगिल वॉर के दौरान भी भारतीय मार्केट ने शानदार रिटर्न जनरेट करके दिए थे। पुलवामा वाला मामला हो, चाहे उसके बाद इज़राइल हमास वाला मामला हो, चाहे उसके अलावा आप देखें रशिया यूक्रेन वाला मामला हो, कभी भी बुल मार्केट वॉर की वजह से नहीं रुकी और ना ही कोई बेयर मार्केट वॉर की वजह से शुरू हुई है। मेरा ये मानना है कि इस बार भी यही होगा। इस बार भी ये एक मौका दे रहा है आपको एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में डिक्लाइन का, डिप का, जो आप यूज़ करें एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। चलिए, तो मौका है तो इस मौके को पकड़ेंगे कैसे, वो चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आवाज अड्डा मार्केट स्पेशल में आज बात हो रही है इजराइल का एक्शन और बाजार में टेंशन, लेकिन लग नहीं रहा हमारे सारे मेहमानों की बात सुनके कि बाजार को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है। राइट, ब्रेक से पहले हमने काफ़ी एनालिसिस किया इस पूरी सिचुएशन का, उसके इम्पैक्ट का, उसके असर का, कि बाजार पर फंडामेंटली या टेक्निकली या किसी और तरीके से इन चीज़ों के क्या असर पड़ते हैं, हिस्टोरिकली ये सब कुछ कैसे होता आया है। सभी कह रहे हैं कि इसमें कुछ खास डरने वाली बात नहीं, क्रूड पे थोड़ा ध्यान जरूर रहेगा, लेकिन अब सवाल यह है कि आपको क्या करना है, आपको कहां देखना है, आपको अपने पैसों को कैसे बढ़ाना है, आपको अपने पैसों को कैसे सुरक्षित रखना है अगर आप मार्केट में हैं। राइट, तो सबसे एक एक राय लेंगे। इस समय थोड़ा कम रहेगा तो शायद छोटी भी हो सकती है। फिरोज जी, अब कैसे अप्रोच करनी है एक इन्वेस्टर को, कौन से सेक्टर्स देखने हैं, कहाँ उसको, अभी मैं बहुत लंबा नहीं कह रहा, लेकिन हाल फिलहाल में एक आध महीने की बात कर ले, कहाँ उसके लिए मौके बन सकते हैं? सर, अगर सेक्टर्स की बात करें तो जो हमारा कोर सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग, जिसकी 31% वेट है निफ्टी में, उस पे मेरी ओपिनियन है काफी स्ट्रांग। सो डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज लाइक निफ्टी, जिसमें वेटेज बाय डिजाइन बैंक की तरफ खिंच जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर मार्केट कैप एंड देयर फ्री फ्लोट, तो दैट्स वन सेक्टर। आई थिंक आईटी सेक्टर में मेरे हिसाब से बहुत वैल्यू है from not one year perspective but 3-4 year perspective में निफ्टी आईटी निफ्टी को 3-4% से कंपाउंडेड आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। ये दो सेक्टर्स हैं। दे 6.7% वेट ऑफ आईटी इन निफ्टी एंड 31% ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये खरीदने से आप 40% निफ्टी खरीदते हैं। सो आई थिंक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। रहा सवाल, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है ना, मैं इतने एचएनआई से मिलता हूँ, सब लोग अपने खुद के आंकड़े नहीं किए होते। देखिए, सब इक्विटी में क्या करूं ये पूछने लग जाते हैं। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ, लास्ट 10 साल की आपकी ओवरऑल डेट, इक्विटी, गोल्ड सबकी मिला के कंपाउंडेड रिटर्न कितनी आई? और ये मैं इसका कोई भी न्यूमेरिकल आंसर एक्सेल शीट पे कोई दे ही नहीं पाता है। एक इंसान से मिला 72 करोड़ है, वो बोलता है मुझे लगता है कि 25% कमाऊंगा, तो 14-15 की बात करता है, मैं तेरे से सुनूं भी क्यों, मेरा वक्त जाया मत कर। तो मैंने कहा सर, ये 72 करोड़ कि आपकी लास्ट 10 साल की कंपाउंडेड रिटर्न तो बताएं। वो बोलते हैं 20-25 कमाता हूं। फिर मैंने बैकवर्ड कैलकुलेट करके बताया, सर आपके पास 10 साल पहले ही 7 करोड़ थे, राइट, उसमें 1-1 करोड़ आपने जोड़ा है हर साल सेविंग्स करके, फिर भी 72 पे पहुंचे हो। अगर आपका 25 का आंकड़ा सही होता तो आपको 150 पे होना चाहिए था।
तो आप एक्सेल शीट पे डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट जो भी आप कंज्यूम नहीं करते, उसके अलावा जो भी पैसा आपका कहीं लगा हुआ है, उसकी पहले एक्सेल शीट पे आप रिटर्न कैलकुलेट करें। फिर आपको पता लगेगा अगर आपकी 11.84 निफ्टी से रिटर्न कम है, तो आप ये तो कह सकते हैं भाई मेरी ओवरऑल रिटर्न। पीपल आर लाइक टू माइक्रो मैनेज स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ देयर पोर्टफोलियोज एंड फॉरगेटिंग द कंप्यूटेशन, बेसिक कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट इज देयर वेल्थ ग्रोन एट। दैट्स द फर्स्ट रिक्वेस्ट। सेकंड, उसके अगर आपके नंबर, और मैं 1000 के एटलीस्ट बैलेंस शीट एनालिसिस कर चुका हूं, 9% से ज्यादा की ओवरऑल बैलेंस शीट पे आईआरआर नहीं है। माना उन्होंने 2 अनलिस्टेड शेयर खरीद के 30% भी कंपाउंडेड रिटर्न बनाई होगी, बट वो आधे % पे कमाई है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे मोर देन 80% ऑफ एचएनआईज आर नॉट अर्निंग डबल डिजिट रिटर्न। तो आप 65% इक्विटी में डालें। वॉर आपको मौका है, अगर आपका 65% लॉन्ग टर्म पैसा इक्विटी में नहीं है, तो आई थिंक दैट्स वन थिंग व्हिच यू हैव टू करेक्ट। आज की डेट में मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में इक्विलिब्रियम मैं मानता हूं है। इसीलिए आप कोई भी सेक्ट पे ज्यादा झुकाव ना रखें, 60% लार्ज में रखें, मिड एंड स्मॉल में क्यूमुलेटिवली 40% रखें। स्मॉल, इंडिया का स्मॉल नहीं रहा, दो वी आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स इन द वर्ल्ड, उसमें से 500 स्टॉक को ही हमने 2400 ट्रेडेड स्टॉक्स में से 500 में ही हम स्मॉल कैप को भी खत्म कर देते हैं, बाकी 1800 को तो हम माइक्रो कैप बोलते हैं। सो don't get too carried away by the name of small cap and get intimidated. Okay. And ये आप 20, 20 and 60 favoring large cap करेंगे और 65% equity में बिल्कुल रखें। मैं हजारों HNI से मिल चुका हूं जिनके 20% equity में, और वो 20 में मैं क्या क्या कर सकता हूं, इस पे पूरी मंथन करते हैं और ये नहीं सोचते कि 20 को 50 कैसे करूं। ठीक है, अच्छा इंसाइट है। ओके गौरांग साहब, आपकी नजर कहाँ रहेगी, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, हमारी राय रक्षा क्षेत्र है, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है, दवाई क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल्स में हेल्थ केयर भी आ जाएगा और डायग्नोसिस भी आ जाएगा, और खपत से जुड़े हुए क्षेत्र। फिर खपत से आप डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी भी जोड़ सकते हैं। और एक क्षेत्र जो मेरे ख्याल से ज्यादातर चर्चा में नहीं रहता है, जो कि निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है, वो है सीमेंट क्षेत्र। तो ये कुछ क्षेत्र, और अजीज भाई ने अभी वित्तीय क्षेत्र और आईटी की तो बात कर ही ली है, तो इसके अलावा ये बाकी अन्य क्षेत्र है जहां पर हमारी नजर बनी रहेगी। सीमेंट तो आप लंबे उसमें कह रहे हैं, इंफ्रा भी, राइट? जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो रक्षा, दवाई, खपत वाले क्षेत्र, मतलब जहां कंजम्पशन है वो स्टोरी, और इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक सदाबहार स्टोरी है, और उसमें भी पर्टिकुलर सीमेंट यहाँ पे गौरांग साहब नज़र रखे हैं। राइट पंकज सर, आपने हालांकि कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थे उस समय भी कि आपको किस तरीके से देखना है, लेकिन थोड़ा और स्पेसिफिक होकर अगर मैं आपसे पूछूं, किसी को पिक करना है, कैसे करें? देखो विपिन जी, जैसे अभी अजीज भाई भी कह रहे थे, आई थिंक 3-4 बेसिकली मार्केट में अंडरलाइन इस टाइम फंडामेंटल्स हैंगे। एक तो है मार्केट में, यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। आई थिंक मार्केट ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म, आई थिंक आपको अभी भी काफी अच्छे रिटर्न देगी। और जो हमारे जो एक हम देखते हैं, जो एक डेडिकेटेड रेजिलियंट इन्वेस्टर्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो मोमेंटम प्ले कर रहे हैं, जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, आई थिंक उनमें से आधे तो दे आर ट्राइंग टू प्ले द मार्केट्स इन अ कैसीनो काइंड ऑफ सिचुएशन। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आवरली ट्रेडर्स या इंट्राडे ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा। जो एक डिसेंट लेवल के ट्रेडर्स हैं, मीडियम टू लॉन्गर टर्म, मीडियम टू लॉन्गर टर्म का मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि जो अगले 6 से 3 साल की भी बात कर रहे हैं, मैं भी उनको एक काफी डिसेंट लेवल का एक लॉन्गर हॉल इन्वेस्टर्स मान के चलता हूं आज तक के डायनेमिक सिनेरियो में। और उनको जो हम बोलते हैं कि अगर आपको ऑन अ कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग बेसिस 50% प्लस द एफडी रिटर्न्स प्रिवेलिंग इन द मार्केट, अगर हम आज के दिन 7.5-8% एफडी मान ले, अगर आपको 12, 12.5, 13% विद काइंड ऑफ टैक्स बेनिफिट इक्विटी आपको देता है, अगर वो भी आपको डिसेंटली कंसिस्टेंट बेसिस पे आ रहे हैं, तो बल्ले बल्ले, आई थिंक यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आई थिंक मार्केट हैज बीन वेरी बेनिफिट टू यू। उसके अलावा अगर आपको माइक्रो स्मॉल कैप गेम खेलना है, वो गेम आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू खेलना होगा,
क्योंकि उसमें आप बिल्कुल सक्षम नहीं हो। अदरवाइज यू एंड अप गेटिंग स्टक इन मेनी स्टॉक्स जिसमें एक पंप और डंप चल रहा होता मार्केट में। आई थिंक जो दूसरे एंड के प्लेयर्स हैं मे बी दे आर मच स्मार्टर देन यू, तो उस गेम को अवॉइड करिए, मोमेंटम गेम को अवॉइड करिए, डेरिवेटिव्स को अवॉइड करिए, ऑप्शंस को अवॉइड करिए एंड स्टे विथ क्वालिटी स्टॉक्स। अब जहां तक आपका जो मूल सवाल था कि कहां पर इन्वेस्टेड रहे, आई वोंट ड्वेल मच अपॉन डिफेंस। आई थिंक डिफेंस हैज बीन द थीम जो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, फ्लेवर ऑफ द सीजन बना हुआ है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। उसके अलावा आई थिंक देयर आर 3-4 कंसिस्टेंट थीम्स विच आई हैव बीन टॉकिंग वेरी कंसिस्टेंटली एंड एग्रेसिवली फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, और जिसपे हम अभी भी कायम। आई थिंक फार्मा में मेरे को लगता है काफी वैल्यू हैगी ऑन अ फंडामेंटल बेसिस, ऑन अ टेक्निकल बेसिस। आई थिंक कंपनीज आर डूइंग प्रिटी वेल, और मेरे को लगता है यहां से पाने को काफी ज्यादा है, और आई थिंक जो एक नीचे के लेवल्स होंगे वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आई थिंक गुड फार्मास्यूटिकल कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड, आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। उसके अंदर अगर हम एक सबसेट मान ले हॉस्पिटल्स, आई थिंक हॉस्पिटल्स एज अ स्पेस, जबकि उसकी काफी बहुत ज्यादा मार्केट कैप नहीं है, देयर आर ओनली अबाउट 10 to 15 गुड हॉस्पिटल स्टॉक्स विद डिसेंट लिक्विडिटी एंड मार्केट कैप अवेलेबल इन द मार्केट। और उसमें भी अगर हम, आई थिंक बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, which 4, 5, 6 seem to be performing very well, which are backed by good results, backed by good corporate governance. I think this is one space which has done exceedingly well. पिछले अगर हम 3-4 साल की बात करें काफी अच्छे 2x 3x रिटर्न दे चुके, बट यहां से भी काफी क्षमता रखते हैं टू गिव अनदर आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट काइंड ऑफ थिंग। उसके अलावा आई थिंक मेटल्स में नॉन फेरस मेटल्स हमारे को लगता है जिस तरह की हमने देखा था कि पिछले 6 महीने से 1 साल में उनमें बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम नहीं आया था, आई थिंक उसमें काफी एक अच्छी वैल्यू स्पेस बन गई है। दिस इज अनदर स्पेस विच कुड डू वेल। उसके अलावा आई थिंक गुड एनबीएफसी, टॉप लेवल की अगर हम एनबीएफसी की बात करें, मैं छोटे एनबीएफसी में नहीं जाना चाहूंगा, टॉप लेवल के एनबीएफसीज, आई थिंक व्हाट आरबीआई हैज डन रिसेंटली, आई थिंक उनमें काफी अच्छा मोमेंटम और काफी अच्छा एक पिकअप देखने को मिल गया। आई थिंक दिस इवन दैट एज अ स्पेस कुड डू प्रीटी वेल फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो आई थिंक ये 4-5 स्पेस हैंगी। मेरे को लगता है कि अपार्ट फ्रॉम डिफेंस में आई थिंक इट्स मोर अ गेम ऑफ वॉलेटिलिटी। आई थिंक ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इफ डिफेंस में डू वेल इन स्पाइट ऑफ चैलेंजिंग वैल्यूएशंस का एक्सटेंडेड वैल्यूएशन जो है, तो उसके अलावा ये जो 4-5 सेक्टर्स हैं हमारे को काफी अच्छे लगते हैं, और मेरे को लगता है कि मार्केट में इन स्पेस में या बाकी स्पेस में भी अच्छा पैसा बनाया जाए। गॉट। अनुराग साहब अपनी चीजें बता ही चुके हैं, तो क्विकली मैं अनुज सर का एक टेक ले लेता हूं, शायद समय मेरा समाप्ति हो गया। अनुज सर क्विकली मुझे अगर आप कुछ एक इंसाइट दे पाएं इस पे। कुछ बदला नहीं है, बस अभी कुछ समय के लिए क्रूड सेंसिटिव सेक्टर्स को अवॉइड करें। कुछ समय के लिए चाहें तो आप ये अपने पेंट स्टॉक्स, एविएशन स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स हो गए, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गई, कुछ समय के लिए इनको इग्नोर करें। लेकिन इसके अलावा जो अब तक आप करते आए हैं वही करें। अच्छे स्टॉक्स को अच्छे सेक्टर्स में डिप्स पर बाय करें। डिफेंस एज ए सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, मोमेंटम प्ले करना है तो उसको प्ले कर सकते हैं, ये एक अप्रोच हो सकती है। आईटी में मुझे लग रहा है कि इस समय एक एल्गो पॉजिटिव ट्रेड प्ले आउट होगी, क्योंकि क्रूड का बढ़ना ये थोड़ा सा आईटी कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव होता है। डॉलर बढ़ता है, रुपए गिरता है, ये सब इम्पैक्ट आते हैं, ये सब आईटी के लिए थोड़ा पॉजिटिव होता है। और आईटी काफ़ी इस पूरे हफ्ते मार्केट को अगर एक सेक्टर ने संभाल के रखा तो वो आईटी था, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। बाकी उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज़्यादा अप्रोच चेंज कर। जी, तो मोटी मोटी राय यही है कि यहाँ पर एक तो कि आपको युद्ध से नहीं डरना है, जस्ट वन थिंग। इंडिया की अपनी ग्रोथ स्टोरी बड़ी इंटैक्ट है, बहुत डिटेल में हमने बातचीत की उसके ऊपर। सेक्टर आपको मोर और लेस जो सबने बताए हैं उसमें कुछ एक कॉमन सबसेट भी बन जाएगा। बाकी ये है कि आपको कहाँ नहीं जाना है, किससे अवॉइड करना, वो भी अनुज साहब ने बात बता दी। तो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेके रखिए। हाँ, ये नहीं होगा कि रातों रात कुछ महान हो जाने वाला है, बहुत एकदम मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको आ जाएगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी आपको रिटर्न जरूर मिलेंगे। पंकज साहब ने भी एक राय दी थी कि आप कैसे अभी मार्केट को आप लेंगे, और वो बात कर रहे हैं 6 महीने, साल भर, 2-3 साल, वैसे ही लोगों को हम यहाँ एड्रेस भी कर रहे हैं। और बाकी फिरोज साहब और अनुराग जी ने थोड़ा डीप एनालिसिस करके भी हमें बता दिया, गौरांग साहब ने बिल्कुल स्ट्रेट अपनी राय रख दी। तो ओवरऑल एक बढ़िया पैकेज सभी दर्शकों के लिए। अगर आप मार्केट को A to Z देख रहे हैं तो क्या उसमें काम कर रहा है, वॉर जैसी चीज़ों के इम्पैक्ट क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, इंडिया कहाँ खड़ा है, उसकी इकोनॉमी के लिहाज से क्या देखेंगे, और बहुत ही डायरेक्ट कुछ सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए तो वो भी हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बता दी है। तो इन एंड ऑल अब वीकेंड में थोड़ा हिसाब किताब आप भी करिए, सारी मेहनत हमसे क्यों करवाएंगे। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी राय और आपकी ये नॉलेज बहुत अच्छी थी। अब मेरा भी यहाँ पे काफ़ी इनरिचमेंट हो गया, एंड आई होप कि दर्शकों की भी बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नमस्कार।